नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश का आम बजट 2022 पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि 25 सालों की रूपरेखा जो है ये तैयार कर दी है। ये बजट 25 सालों तक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही 16 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। ये बात जो है वो वित्त मंत्री ने कही है। किस तरीके का बजट रहा, इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ हैं। गुर्जर साहब, किस तरीके से देखते हैं आज का जो बजट पेश किया है देश का? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और मैं समझता हूँ कि इससे विकास को एक नई गति मिलेगी। और जिस प्रकार से हमारी अभी जो विकास दर है वो दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट के बाद उसको और गति मिलेगी। और जैसे विकास बढ़ेगा तो निश्चित तौर से रोजगार भी बढ़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 11 लाख नौकरियां देने की बात कही, 16 लाख नौकरियां देने की बात कही, तो निश्चित तौर से उससे एक अवसर मिलेगा लोगों को, नए रोजगार बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 25 साल का एक विजन जो दिमाग में है, जो सोच के कि इस गति से हमें आगे बढ़ना है, उसको विचार से करके ये बजट पेश किया गया। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार को इस प्रकार का विजन रखना चाहिए कि किस टाइम में कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ताकि वो बार बार अपनी समीक्षा भी करता रहे कि हमारा टारगेट ये था, हम कहाँ तक पहुँचे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। इससे गरीब आदमी को उसको मदद भी मिलेगी और उसको रोज़गार भी मिलेगा और काम भी मिलेगा, और कृषि के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। कृषि के लिए, किसान के लिए बहुत लाभप्रद है, और निश्चित तौर से इंडस्ट्री को बहुत इसमें सहयोग मिलेगा। जब भी देश का बजट आता है तो शेयर बाजार में उथल पुथल होती है। आज भी निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट से 190 पॉइंट नीचे गिर गया, यानी कि शेयर बाजार ने जो है इसको स्वीकार नहीं किया है, ये बजट अच्छा नहीं माना है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो दीर्घकालीन योजनाएं बनती हैं तब इस प्रकार का होता है। एक लंबे टाइम के लिए योजना बनाई कि 25 साल के लिए हम योजना बना रहे हैं, अब इस प्रकार से इस दिशा में हमने बढ़ना है। और जो थोड़े देर के लिए बनता है, यानी कि 1 साल का ही टारगेट लेके जब हमने कोई निर्णय करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर से वो लोक लुभावना होता है। अब लोक लुभावना अगर हर बार आप पेश करोगे तो मैं समझता हूँ कि जो आपने गोल करना, जो आपने प्राप्त करना, तो वो प्राप्त नहीं कर सकते। निश्चित तौर से वो लोकप्रिय तो हो सकता है, लोगों को पसंद आ सकता है, लेकिन जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, वहाँ तक आपको सफलता नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का निर्णय ये है कि लोक लुभावना के बजाय आने वाले टाइम में किस प्रकार से प्रगति करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस प्रकार हम रोजगार दे सकते हैं, देश को किस प्रकार से मजबूत करते हैं, वो सारा विचार करके वित्त मंत्री ने इस प्रकार का एक बजट प्रस्तुत किया। क्योंकि हम रोज़ाना की अपनी ज़िंदगी में इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो एक उम्मीद आम आदमी को होती है कि इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी जाए। अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है कि एमएसएमई के लिए बिल्कुल बेकार है ये बजट, कोई फ़ायदा नहीं होगा, युवाओं के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आम आदमी टैक्स में भी कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये बजट जो है वो कमर तोड़ने वाला है, ना कि सुदृढ़ करने वाला। देखिए, जिस प्रकार की छूट की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से छूट नहीं दी गई, लेकिन फिर भी एक ऐसा बजट है जो देश को नई मजबूती और नई ताकत देगा। जी। और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज जो है वो दिया जाएगा, और ये 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को देने की बात आज के बजट में कही है। कैसे देखते हैं हम? ये तो बहुत ही अच्छा है, और इससे राज्य जो है अपने तरीके से अपने योजनाएं बना सकते हैं। जी। और छोटे लेवल पे किस प्रकार से एक स्टेट किस प्रकार से क्या चीज़ उसके अनुकूल है, उस प्रकार की योजना बनाएगा। और इससे निश्चित तौर से स्टेट के में जो लोग रहते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हैं। तो जो भी लोग हैं उनको निश्चित तौर से लाभ होगा इससे। एक, क्योंकि हरियाणा का भी बजट आने वाला है, बजट को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, और शिक्षा विभाग क्या छूट या क्या कुछ बढ़िया करने वाला है जिससे कि प्रदेश का युवा जो है वो सुदृढ़ बने? देखिए, जब भी हमारा बजट आएगा, और हमारा बजट पिछले 7 साल से जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत हो रहे, वो सभी बजट जो है अभी तक बहुत ही अच्छे प्रस्तुत किए, और उससे हरियाणा को बहुत लाभ हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत एक्सपर्ट हैं, आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, और वही वित्त मंत्री हैं। और उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की कि उन्होंने सभी लोगों से सुझाव लिए। पिछले साल तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सभी विधायकों को बुलाया था और उनसे सुझाव लिए थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने कहा था कि आप लिखित रूप में दें। इस साल भी उन्होंने लिखित रूप में
सभी विधायकों से सुझाव मांगे हैं। और ये केवल कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी है कि भी सुझाव ले लिए उस पर कुछ करना नहीं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें विधायकों के नाम लेकर भी बताते हैं कि ये सुझाव किसका है और किसके सुझाव के साथ मैंने इसको शामिल किया है। तो उस प्रकार के सुझाव लेके वो सारा बजट की जो रूपरेखा है तैयार करते हैं। और मेरा मानना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का भाव है कि गरीबी मुक्त होना चाहिए हरियाणा, और उसमें जो अभी परिवार पहचान पत्र बनाया और उसमें एक निश्चित किया कि 1,80,000 से कम आमदन वाले कितने परिवार हैं, और उनमें भी उन्होंने योजना बनाई कि जो लोग 1 लाख रुपए सालाना से कम जिनकी आमदन है, हमारा पहला टारगेट है कि उनकी आमदन हमने 1 लाख रुपए से ज़्यादा करनी है। और उसके लिए जिस प्रकार से अभी मेले लगाए गए, दूसरे प्रोग्राम किए गए, वो सारा उन्होंने किया है। नौकरियों में भी जिस प्रकार से आगे जो अपना हमने निगम बनाया कौशल विकास निगम, उसमें भी जिस प्रकार से उनसे महत्व दिया जा रहा है, तो उससे उनकी सोच आपको स्पष्ट दिखाई देती है कि गरीब आदमी के लिए उनके मन में क्या है। और वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब इस प्रकार का गरीब नहीं रहना चाहिए कि जिसके पास जो बहुत ही साधनहीन नहीं होना चाहिए कोई भी, उसके पास कुछ ना कुछ साधन होने चाहिए, रोजगार के अवसर होने चाहिए। और कृषि के लिए जिस प्रकार से उन्होंने किया कि 14 फसलें आज हरियाणा खरीद रहा है, जबकि देश में मैं समझता हूँ ज़्यादातर स्टेट ऐसी हैं जो 2 या 3 फसलें खरीदते हैं। और भावांतर भरपाई योजना में भी 26 फसलें ऐसी हैं जिनमें जो अगर नुकसान होता है तो वो देते हैं। उसमें काफ़ी फ्रूट भी हैं और सब्जियां भी हैं। तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि किसान के हित के लिए मुख्यमंत्री जी किस प्रकार चिंतित हैं। अगर किसान का नुकसान भी होता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हरियाणा ऐसा है जो 15,000 रुपये देता है, और कोई स्टेट मैंने समझता हूँ 8,000 से ज़्यादा अगर कोई देता हो, मेरे ध्यान नहीं है, 8 से कम 8 और 15 में बड़ा गैप है। और उसी में भी हर खेत को पानी मिले, जिस प्रकार की मुख्यमंत्री जी की सोच है। ड्रिप इरीगेशन पे जिस प्रकार से जोर उन्होंने दिया है, और कुछ नियम इस प्रकार से बनाए हैं कि उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, और उसमें उन्होंने 80% की सब्सिडी। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि खेती के लिए कितने उनका विचार है। और इसीलिए इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है। तो सर्वांगीण विकास का जो भी बजट होगा, निश्चित तौर से हर क्षेत्र को ध्यान में रख के कि लोगों को रोजगार भी मिले, और जो गरीब लोग हैं उनको भी मतलब एक ऐसा तबका बनना चाहिए कि जहाँ बहुत गरीब भी ना हो लोग, तो उनके पास भी रोजगार के साधन और दूसरी सुविधाएं उनके पास भी हों। तो उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से काम किया, अभी संस्कृति मॉडल स्कूल जो पहले केवल 22 होते थे, आज लगभग 136 हैं। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव-गांव में जिस प्रकार से कॉलेज यानी कि 20 किलोमीटर से दूर किसी भी लड़की को नहीं जाना पड़ेगा, वो बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को बाहरी खर्च करके प्राइवेट में ना जाना पड़े। अब वैसे तो कोई प्राइवेट में जाए तो उसकी मर्जी है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम उस प्रकार की सुविधाएँ देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ के उसको अच्छी व्यवस्था उसकी की जा सके। सुपर 100 का जो कार्यक्रम चलाया, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों के IIT में एडमिशन हुए, MBBS में एडमिशन हुए, एम्स में बच्चे गए, तो वो सारा का सारा ऐसा है कि जिसके लिए लाखों रुपया अभिभावक खर्चते थे, तो जो हमारा सरकारी स्कूल में बच्चे हैं तो उनको उसी प्रकार की सुविधा बिना किसी खर्च के वहीं उपलब्ध करा दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ थे, और आज जो आम बजट पेश किया गया है उसको लेकर चर्चा की। मैं हूं देवेंद्र तिकरी, पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।